नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि एक मैथ्स की वीडियो ज्यामिति की आ चुकी है, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे उसका पार्ट 2। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कोणों के विषय में बताऊँगा, जिसमें आपके कोण आते हैं। शून्य कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, साथ ही साथ आसन्न कोण क्या होता है, रेखा युग्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसके बेसिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि आपको जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको कोई भी समस्या इस चैप्टर से संबंधित ना हो। तो देखते हैं आज इसका पार्ट 2। देखिए, हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए पहले। इसमें क्या है कि क्या दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समांतर एक रेखा खींची जा सकती है क्या? आप वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समांतर एक रेखा खींची जा सकती है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ इस प्रकार हैं और मुझे इनके समांतर एक रेखा खींचनी है, बताइए आप इनके समांतर एक रेखा खींचना चाहते हैं, ऐसी रेखा जो इसके भी समांतर हो और इसके भी समांतर हो। मान लीजिए मैंने इसको रेखा 1 लिख दिया और इसको रेखा 2 लिख दिया। अब बताइए, अगर आप चाहें तो इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हैं, ये खींच दी, लेकिन क्या ये रेखा इसके समांतर होगी? यानी कि लाइन 1 के समांतर, लाइन 2 के समांतर आपने एक रेखा खींची, लेकिन क्या वही रेखा लाइन 1 के समांतर हो सकती है? नहीं। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को देख रहे हैं कि आप ये दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समांतर एक रेखा को नहीं खींच सकते। ये प्रश्न पूछा भी जाता है एग्जाम्स में और ये बहुत ही बेसिक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज जिस टॉपिक पर मुझे फोकस करना है वो है कोण। समझते हैं कि कोण क्या होते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर शून्य कोण। देखिए, शून्य कोण या जीरो एंगल क्या होता है, इसको समझिए। जब दो रेखाएं आपस में कैसी हो? समपाती। समपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हों और उनकी दिशा भी सेम ही हो। जैसे कि देखिए आप, ये एक लाइन है और एक और लाइन है जो इसी के ऊपर मैंने बना दी। अब मैं पूछूं कि इनके बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, तो आप कहोगे वो कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो इस तरीके से आप समझ गए कि शून्य कोण क्या होता है। दो समपाती रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो होता है शून्य कोण। बात करते हैं न्यून कोण की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। न्यून कोण कौन सा एंगल होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो इसमें बताइए थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप यहां से देख सकते हैं कि न्यून कोण को अगर बनाना है तो बताइए कैसा बनता है? इसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन ये कैसा होगा? न्यून कोण, क्योंकि ये एंगल 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब बात करते हैं क्या होता है समकोण। तो समकोण क्या होता है? समकोण होता है राइट एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और आपने बहुत से क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पे किए भी होंगे, जिसमें बताइए थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो बताइए राइट एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण। देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण होता है जो कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री यानी समकोण से तो अधिक हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। इनके बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो बताइए इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। बात करते हैं ऋजु कोण या सरल कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको देखिए, इसमें क्या होता है? देखिए, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री को। जहां पर दो रेखाएं देखिए, एक सरल रेखा में है
और साथ ही साथ एक दूसरे के कैसी हैं, अपोजिट, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको कितना कहते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक है, बात करते हैं वृहद कोण की, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके बारे में समझिए। तो ये तो हो गया 180 डिग्री तक। अब ये आगे कहाँ तक चलेगा बताइए, थीटा जो इसमें होगा वो होगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो उससे कम और 180 डिग्री यानी कि ऋजु कोण से ज़्यादा, इनके बीच के समस्त एंगल्स किस में आते हैं, आपके बृहद कोण के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं संपूर्ण कोण की। तो बताइए संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण होता है पूरा कोण, यानी कि कितने डिग्री का बताइए, 360 का। यहाँ से चलें और वापस यहीं पर आ जाएं तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एंगल यानी संपूर्ण कोण। चलिए देखते हैं और कोणों के बारे में। हम लोग देखते हैं कि 8वां नंबर क्या है कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण को ही हम लोग कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। देखिए पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग, यानी कि बताइए एक कोण मैं ले लूँ x और एक कोण ले लूँ क्या, y। जब दो कोणों का योग जो है, सम जो है इनका, वो क्या हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो बताइए, अगर मैंने एक कोण दे दिया कि बताइए x बराबर मैंने दे दिया 70 डिग्री, कितना डिग्री, 70 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे कि x बराबर x प्लस y बराबर कितना होता है बताइए, 90 डिग्री। तभी तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब एक कोण तो हो गया कितना, 70 डिग्री, तो बताइए दूसरा कोण क्या होना चाहिए कि इनका योग 90 डिग्री हो जाए। तो आपको पता है कि इसको क्या होना चाहिए, बराबर 90 माइनस 70, और इसको क्या लिखोगे आप, 20 डिग्री। क्या आपको इतना समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको समझ गए कि पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग जो हो वो आपस में कैसा हो, 90 डिग्री हो उनका योग, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। चलते हैं अब अगले कोण पर जिसका नाम है संपूरक कोण। देखिए 9वां नंबर जिसका नाम है संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। संपूरक कोण होता क्या है, जब दो कोणों का योग, मान लीजिए एक मैंने ले लिया यहाँ पर x और एक ले लिया y डिग्री, जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक कोण मैंने दे दिया आपको x बराबर 30 डिग्री, तो बताइए इसका संपूरक कोण क्या होगा, इसका संपूरक कोण क्या होगा। आप कहेंगे दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 150 डिग्री। तो 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 150 डिग्री। और अगर मैं उल्टा पूछता 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब बात करते हैं सर्वांगसम कोण की। देखिए सर्वांग समता क्या होती है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही सर्वांग सम कोण को समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक मेरा हाथ ये है और एक मेरा हाथ ये है, मैं कहूँ कि जब इस हथेली पर मैं इस वाले हाथ को या इस वाली हथेली को रखता हूँ तो ये हाथ को ये वाली जो हथेली है पूरा पूरा ढक लेती है। ये वाली हथेली जो है इसके ऊपर जब ये वाली हथेली रखता हूँ तो बताइए क्या होता है कि ये हथेली पूरा पूरा इसको ढक लेती है। यानी कि कह सकते हैं कि जब एक कोण दूसरे कोण को पूरा पूरा आच्छादित कर ले, यानी कि एक कोण दूसरे कोण को पूरा पूरा ढक ले, तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कोण कहलाते हैं।
इसी तरीके से जैसे कि ये दोनों हथेलियां आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी, क्योंकि एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख रहा हूं, तो बताइए ये हथेली दोनों आपस में एक दूसरे से ढक जा रही हैं। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, आगे जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो सर्वांग समता पढ़ाएंगे तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे कि एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रखें और वो त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले तो वे आपस में कैसे कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। तो बताइए सर्वांगसम कोण क्या होते हैं, जब एक कोण दूसरे कोण को पूरा पूरा आच्छादित कर ले। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि शीर्षाभिमुख कोण की, तो बताइए शीर्षाभिमुख कोण मैं बना रहा हूं, ये और एक ये। तो बताइए शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ये आपस में कैसे कोण होते हैं, सर्वांगसम कोण होते हैं। अगर कहीं पूछा जाता है ये कैसे कोण होंगे, तो सर्वांगसम कोण होंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कैसे होंगे, अब मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। बताइए यहां पर एक एंगल मान लिया मैंने अल्फा और यहां पर एक एंगल मान लीजिए बीटा। अब आप देख रहे हो यहां पर देखिए ये पूरी लाइन जा रही है, इस लाइन पे अगर एक एंगल में x मान लेता हूं तो बताइए ये पूरी लाइन है, एक सरल रेखा है और इस पर कितने कोण बने हैं, 2 कोण बने हैं। तो इन दोनों का योग क्या होगा, सरल रेखा पर स्थित 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अब बात करते हैं अगर इस कोण की, बताइए तो एक रेखा ये भी तो जा रही है और बताइए x डिग्री ये है और अल्फा डिग्री ये है। तो इस सरल रेखा पर स्थित 2 कोण कौन से हो गए, अल्फा और x। तो इनको भी अगर लिखें तो बताइए अल्फा डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। दोनों में कोणों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो इन दोनों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बताइए क्या होगा, x डिग्री प्लस बीटा डिग्री बराबर अल्फा डिग्री प्लस x डिग्री से x डिग्री कट गया। तो बताइए आंसर क्या आ गया आपका, अल्फा डिग्री बराबर बीटा डिग्री। यानी कि बताइए इन दोनों का ही अंशीय मान जो है वो कैसा आ गया, बराबर। तो इन दोनों को ही हम लोग क्या कहेंगे, बताइए सर्वांगसम कोण, क्योंकि एक कोण का अंशीय मान अगर दूसरे कोण के अंशीय मान से के बराबर आ गया तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आच्छादित कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट कोण पर, जो कि है आसन्न कोण। इस कोण को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये लिख के आएगा कि 2 आसन्न कोण इनका योग इतना है। तो देखिए आसन्न कोण क्या होता है पहले समझिए। पहले तो मैं बता दूं आपको आसन्न कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कोण। आप समझिए कि आसन्न कोण क्या होता है। जैसे कि मैंने ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई है, जिसमें ये एक सेंटर है जिसको मैंने लिखा O, इसको A, इसको B और इसको C। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस बताइए आकृति में 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण कौन सा बन रहा है, BOC, कोण BOC। और एक कोण कौन सा बन रहा है, कोण COA। बताइए कोण COA। ये 2 कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आप समझना, आप 2 कोण आपस में आसन्न कोण या एडजेसेंट कोण कब कहलाएंगे, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं वो समझिए। कंडीशंस हैं कि इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं, बताइए कौन कौन सी भुजाएं, एक है OB, एक है OA और एक है OC। ये तीनों की तीनों भुजाएं किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जानी चाहिए। बताइए कि एक OB भुजा, एक OA भुजा और एक OC भुजा, बताइए किस उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जा रही है। तो आपका उत्तर होगा O से। तो पहला तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन हो गई कि OA, OB और OC ये तीनों ही एक उभयनिष्ठ बिंदु से जानी चाहिए, और वो उभयनिष्ठ बिंदु बताइए क्या है, O। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन समझिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इन कोणों को बनाने वाली एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। बताइए
इन कोणों को बनाने वाली, एक कोण तो ये बन रहा है BOC और एक कोण बन रहा है COA, तो इन कोणों को बनाने वाली एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, आप कहेंगे OC, क्योंकि OC का रोल बताइए इस कोण को बनाने में भी है और OC का ही रोल इस कोण को बनाने में भी है। तो बताइए दूसरी कंडीशन क्या है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। और वो उभयनिष्ठ भुजा है कौन सी, OC। साथ ही साथ एक तीसरी कंडीशन कि जो उभयनिष्ठ भुजा है एक कोण इसके एक ओर बनना चाहिए और दूसरा कोण इसके दूसरी ओर बनना चाहिए। ये समझ गए आप, एक कोण इसके एक ओर बनना चाहिए और दूसरा कोण इसके दूसरी ओर बनना चाहिए। तो बताइए कोण COA एक ओर बन रहा है यानी इस ओर बन रहा है और कोण BOC इसके एक ओर बन रहा है, तो हम कहें कि OC भुजा के दोनों ओर अलग अलग दिशा में कोण बनना चाहिए। तो आप समझ गए कि आसन्न कोण क्या होंगे, कि वे दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे जब उनको बनाने वाली तीनों भुजाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाएं, साथ ही साथ एक भुजा उनमें कैसी हो, उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर एक कोण बने और दूसरी ओर दूसरा कोण बने, तभी ये बताइए क्या कहलाएंगे आपस में कोण, आसन्न कोण कहलाएंगे। यानी कि ये दोनों ही कोण आपस में कैसे कहलाएंगे, आसन्न कोण। क्या आपको आसन्न कोण क्लियर हो गया, एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं एक अगले कोण की तरफ जिसका नाम है रेखा युग्म।